एक छोटे से गांव की एक पुरानी धूल भरी गली में, जहां इमारतों की सांसें भी धूल के कणों में घुल जाती थीं, एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में करण अपनी मां सावित्री के साथ रहता था। करण की उम्र महज 10 साल थी, पर उसकी आंखों में गहरी समझदारी और एक अदम्य ज्वाला जलती थी। उसके पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और उनकी यादें सिर्फ धुंधले सपनों जैसी थीं। सावित्री, उसकी मां, दिन रात सिलाई मशीन पर झुककर मेहनत करती, दूसरों के कपड़ों में टांके लगाकर जैसे अपनी किस्मत को सिलने की कोशिश करती थीं। उनके हाथ फटे हुए थे, पीठ झुकी हुई थी, पर उनकी आंखों में एक ही सपना चमकता था, करण को पढ़ना, उसे बड़ा आदमी बनाना, ताकि वो इस गरीबी के दलदल से बाहर निकल सके। हर रात जब सावित्री थकान से चूर होकर सो जाती, करण चुपचाप उनके पास बैठता, उनके झुर्रीदार हाथों को सहलाता और मन ही मन कसम खाता कि वो इस गरीबी को जड़ से मिटा देगा। उसके नन्हे से दिल में ये बात घर कर गई थी कि वो अपनी माँ के लिए और अपने जैसे हजारों बच्चों के लिए कुछ करके रहेगा। एक तपती दोपहर, स्कूल से लौटते हुए करण ने एक दर्दनाक मंजर देखा। मोहल्ले के कुछ आवारा लड़के, जो अपनी गुंडागर्दी के लिए जाने जाते थे, एक दुबले पतले बच्चे को बुरी तरह पीट रहे थे। उसकी नई किताबें फाड़ दी गई थी और वो बच्चा डर के मारे सुबक रहा था। करण का खून खौल उठा। उसके अंदर न्याय की एक नन्ही चिंगारी नहीं, बल्कि एक भड़की हुई ज्वाला धधक उठी। वो बिना पलक झपके अपनी छोटी सी मुट्ठी भींचकर उन लड़कों के सामने खड़ा हो गया। छोड़ दो उसे, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटे बच्चे को मार रहे हो। करण की आवाज में भले ही कोई दम नहीं था, पर उसकी आंखों में जो रौब था, उसने लड़कों को एक पल के लिए चौंका दिया। उन्होंने हंसते हुए करण को धक्का दिया, जिससे वो धूल में गिर पड़ा और फिर बेफिक्र होकर आगे बढ़ गए। करण उठा, अपने घुटने से खून पोंछा। उसने उस रोते हुए बच्चे को उठाया, उसकी बिखरी फटी हुई किताबों को समेटा और उसे सहारा देकर उसके घर तक छोड़ा। उस दिन करण ने सिर्फ एक बच्चे को बचाया नहीं, उसने अपने अंदर एक महान योद्धा को जगाया। उसने सीखा, डरपोक बनकर जीने से बेहतर है एक पल के लिए ही सही हिम्मत से जीना। रात को जब उसने माँ को सब बताया, तो सावित्री ने उसे कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। बेटा, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। हमेशा सच के लिए खड़े रहना, चाहे कुछ भी हो, माँ ने कहा। करण की ये छोटी सी बहादुरी की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने उसे पागल समझा, कुछ चिंतित हुए, पर कईयों के लिए करण एक नन्हा मसीहा बन गया था। उसने अनजाने में ही भविष्य के लिए एक बीज बो दिया था। समय चक्र घूमता रहा और करण बड़ा होता गया, पर उसके साथ साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी उसके नन्हे कंधों पर बढ़ता चला गया। सावित्री की सेहत दिनों दिन बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एक गंभीर फेफड़ों की बीमारी है, जिसके इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत होगी। करण का दिल बैठ गया। उसकी पढ़ाई छूटने लगी थी, क्योंकि अब घर चलाने और माँ के इलाज की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। उसने स्कूल छोड़ दिया और गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह से रात तक भारी बोरियां उठाना, सामान बेचना, ग्राहकों से निपटना और शाम को दुकान का हिसाब किताब करना, माइनस ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। उसके हाथ पर अब कोहनियां पड़ चुकी थी। रात होती पूरा गांव नींद की आगोश में समा जाता, पर करण की आंखें खुली रहती। वो अपनी माँ के सिरहाने बैठता, उनके माथे पर हाथ फेरता और फिर चुपचाप अपनी किताबों में खो जाता। दुकान मालिक की बेटी शालिनी, जो उसी के स्कूल में पढ़ती थी, अक्सर दुकान पर आती थी। वो चुपचाप करण को किताबों में डूबा देखती थी। करण की लगन और ईमानदारी ने उसे बहुत प्रभावित किया। एक दिन उसने करण को अपनी कुछ पुरानी पाठ्य पुस्तकें और कुछ कहानियों की किताबें दी। इन्हें पढ़ो, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। करण ने कृतज्ञता से सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे ज्ञान का एक नया दरवाजा उसके लिए खुल गया है। वो जानता था कि माँ का इलाज और अपनी पढ़ाई माइनस दोनों उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकताएं थीं, और वो दोनों को एक साथ पूरा करेगा। एक काली तूफानी रात, जब बारिश गांव की सड़कों पर कहर बरपा रही थी, करण दुकान बंद करके घर लौट रहा था। बिजली कड़क रही थी और सड़कें सुनसान थीं। तभी उसने एक गली के मोड़ पर देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर बेहोश पड़ा है। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े फटे हुए थे और वो पूरी तरह भीगा हुआ था। करण ने पल भर भी नहीं सोचा। उसने बूढ़े आदमी को सहारा दिया, उसे अपनी पीठ पर लादकर पास के सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, पर उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था और न ही कोई उनके साथ था। करण का दिल दर्द से भर गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, जो उसने माँ के इलाज के लिए बचाई थी, दे दी और अस्पताल के स्टाफ से विनती की कि वे ऑपरेशन शुरू करें।
उसने मोहल्ले के कुछ लोगों से मदद मांगी, जिन्होंने उसकी ईमानदारी पर भरोसा करके थोड़ी थोड़ी मदद की। वो रात भर अस्पताल के गलियारे में बैठा रहा, उस बूढ़े आदमी के ठीक होने की प्रार्थना करता रहा। सुबह जब बूढ़े आदमी को होश आया तो उसने अपनी कमजोर आवाज में पूछा, बेटा तुम कौन हो और तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? करण ने पूरी कहानी बताई। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी जैसी नेकदिली मैंने आज तक नहीं देखी बेटा, उन्होंने कहा। उस दिन करण ने सीखा, इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। ये घटना एक अविस्मरणीय मोड़ थी, जिसने करण के जीवन की दिशा ही बदल दी। अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय उस बूढ़े आदमी ने करण को एक पुरानी पर बहुत खूबसूरत चांदी की पॉकेट घड़ी दी। बेटा, ये मेरे दादाजी की घड़ी है, ये मुझे हमेशा सही वक्त दिखाएगी और ये भी कि सही वक्त पर क्या करना चाहिए। इसे अपने पास रखना, उन्होंने कहा। ये घड़ी करण के लिए सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, ये उम्मीद और नेकदिली का प्रतीक बन गई थी। बूढ़ा आदमी कौन था, कहाँ से आया था, करण नहीं जानता था। वो बस जानता था कि उसने एक नेक काम किया था और उसे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। बूढ़ा आदमी एक गुमनाम टैक्सी में बैठकर कहीं चला गया। सालों बीत गए। करण ने दिन रात एक करके पढ़ाई की और शालिनी की मदद से कॉलेज में दाखिला लिया। वो अपनी क्लास का सबसे होनहार छात्र था। उसने अपनी माँ का इलाज भी बेहतरीन डॉक्टरों से करवाया था और अब सावित्री पूरी तरह स्वस्थ थी। करण ने अपनी माँ को कभी सिलाई मशीन के पास वापस नहीं जाने दिया, पर करण के अंदर एक बेचैनी थी। उसने देखा कि उसके गांव के आसपास हजारों बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित थे। वे या तो बाल मजदूरी में धकेले जाते थे या सड़कों पर भटकते थे, भीख मांगते थे। उसका मन इस अन्याय को देखकर विद्रोह कर उठता था। उसे लगता था कि उसने अपनी जिंदगी तो बदल ली, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। एक रात करण अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को भांप लिया था। करण, माँ ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने हमेशा दूसरों के लिए सोचा है, अब वो करो जो तुम्हारे दिल में है। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि सबसे बड़ा धर्म सेवा है। अगर तुम दूसरों की मदद कर सको तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। माँ के ये शब्द करण के लिए किसी मंत्र से कम नहीं थे। उन्हें सुनकर करण को अपने बचपन की वो आग याद आ गई जो उसने छोटे बच्चे को बचाते समय महसूस की थी। अगले ही दिन करण ने एक साहसिक बल्कि अविश्वसनीय फैसला लिया। उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई से ब्रेक लिया, माइनस एक ऐसा कदम जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी जो उसने नौकरी और कॉलेज की स्कॉलरशिप से बचाई थी, उससे गांव के सबसे गरीब इलाके में एक बहुत छोटा सा कमरा किराए पर लिया। ये कमरा कूड़े के ढेर के पास था, जहां बदबू और बीमारियां फैली हुई थी। उसने उस कमरे को साफ किया और वहां गरीब बच्चों के लिए एक अनौपचारिक स्कूल शुरू किया। उसने उस स्कूल का नाम रखा आशा का स्कूल। शुरू में लोग उस पर हंसे, एक लड़का जिसने मुश्किल से खुद पढ़ाई की है, वो दूसरों को क्या पढ़ाएगा। कुछ लोगों ने तो उसे पागल और बेवकूफ तक कहा। समाज ने उसे समझाने की कोशिश की, अपनी जिंदगी बनाओ, इन चक्करों में मत पड़ो। पर करण ने हार नहीं मानी। वो जानता था सफलता की राह में चुनौतियां तो आती ही हैं, पर हार मानना विकल्प नहीं। वो दिन भर दुकान पर काम करता, उसने दुकान नहीं छोड़ी थी, और शाम को अपने आशा के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता। शालिनी भी अब पूरी तरह से उसके साथ जुड़ गई थी। वो बच्चों को कहानियां सुनाती, चित्र बनाना सिखाती और उन्हें खेल खेल में पढ़ाती। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। मोहल्ले के कुछ अच्छे लोग जो करण की लगन और ईमानदारी से प्रभावित थे, स्वेच्छा से उसकी मदद करने लगे। आशा का स्कूल सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक आंदोलन बन रहा था। करण का आशा का स्कूल दिन ब दिन बढ़ने लगा। बच्चों की हंसी, उनका उत्साह और उनके सीखने की ललक स्कूल की पहचान बन गई थी। पर यह तरक्की कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी। एक स्थानीय भूमाफिया जगदीश भाई, जिसकी नजर उस जमीन पर थी जहां करण का स्कूल था, उसने करण को धमकाना शुरू कर दिया। ये जगह खाली कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मेरी जमीन है, उसने गुर्राते हुए कहा। करण डरा नहीं, उसने जगदीश भाई का सामना किया और कहा, ये सिर्फ एक कमरा नहीं है जगदीश भाई, ये इन बच्चों का भविष्य है, हम इसे खाली नहीं करेंगे। जगदीश भाई ने अपनी राजनीतिक पहुंच और बाहुबल का इस्तेमाल किया। उसने प्रशासन में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके इस स्कूल को बंद करवाने की धमकी दी। करण जानता था कि ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम अपनी शिक्षा का अधिकार नहीं छोड़ेंगे। उसने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा की, लोगों से मदद मांगी। उसकी कहानी देश भर में वायरल हो गई। मीडिया ने उसकी खबर को प्रमुखता से दिखाना शुरू किया।
गांव के मुखिया और आसपास के शहर के मेयर श्री देसाई ने करण के आशा के स्कूल का दौरा करने का फैसला किया। ये अंतिम मोड़ था, या शायद एक नया मोड़। जिस दिन मेयर स्कूल आने वाले थे, उसी रात जगदीश भाई ने अपने गुंडों को भेजकर स्कूल में भयानक तोड़फोड़ करवा दी। किताबें फाड़ दी गईं, ब्लैक बोर्ड तोड़ दिए गए, फर्नीचर तहस नहस कर दिया गया। बच्चों के चेहरों पर डर और निराशा साफ दिख रही थी। करण का दिल टूट गया, पर उसने खुद को संभाला। उसने बच्चों को गले लगाया और कहा, देखो, उन्होंने हमारी किताबें फाड़ी हैं, पर हमारे सपने नहीं फाड़ सकते। हमारे अंदर का ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। हम फिर से सब कुछ बना लेंगे। मेयर जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने टूटा हुआ, बिखरा हुआ स्कूल देखा। वे करण की आंखों में निराशा नहीं, बल्कि एक अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प देख रहे थे। मेयर प्रभावित हुए, पर उन्हें नहीं पता था कि अगला पल क्या लाने वाला है। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। मेयर के साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बुजुर्ग उद्योगपति श्री राजेश शर्मा भी आए थे। वे भारत के सबसे बड़े शिक्षा समूह ज्ञानोदय ग्रुप के मालिक थे। जब उनकी आंखें करण की कलाई पर बंधी उस पुरानी चांदी की घड़ी पर पड़ी तो उनकी सांसें थम गईं। उनकी आंखों में पहचान और आश्चर्य की चमक आ गई। उन्होंने करण से पूछा, बेटा, ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? करण ने पूरी कहानी बताई, उस बूढ़े आदमी की, जिसे उसने कई साल पहले गांव की सड़कों पर बेहोश पाया था और अस्पताल पहुंचाया था। ये सुनकर श्री राजेश शर्मा भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने करण को कसकर गले लगा लिया और कहा, बेटा, मैं ही वो बूढ़ा आदमी हूँ जिसे तुमने अस्पताल पहुंचाया था। मेरा नाम राजेश शर्मा है। उस दिन मैं एक बड़ी बीमारी से उबर रहा था और अपनी पहचान छिपाकर गरीबों के बीच रहकर देखना चाहता था कि क्या इस दुनिया में अभी भी इंसानियत और निस्वार्थता बाकी है। तुमने मुझे जीवन दान दिया था और तुम्हारी नेक दिली ने मुझे इतना प्रभावित किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। मैंने तब से ही तुम्हें अपनी निगाह में रखा था। तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर थी। तुम्हारी एक घड़ी मेरे परिवार की विरासत है। तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। जगदीश भाई, जो ये सब देख रहा था, शर्म और डर से पानी पानी हो गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। राजेश शर्मा ने मेयर और वहां मौजूद सभी मीडिया कर्मियों से कहा, मेयर साहब, इस बच्चे को मदद की जरूरत नहीं है। ये बच्चा इस गांव का भविष्य है। मैं इसके स्कूल को एक बड़े आधुनिक शिक्षा संस्थान में बदल दूंगा। ये जगह बच्चों की शिक्षा का मंदिर बनेगी और जगदीश भाई जैसे लोगों को सबक मिलेगा कि नेक नीयत से बढ़कर कुछ नहीं होता। करण की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। उसने अपनी माँ का हाथ थामा। सावित्री की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा कि उनके बेटे ने सिर्फ उनका सपना ही नहीं, बल्कि हजारों बेसहारा बच्चों का सपना पूरा कर दिया था। राजेश शर्मा के सहयोग और असीमित दान से करण का आशा का स्कूल एक भव्य, अत्याधुनिक शिक्षा संस्थान में बदल गया, जिसका नाम था आशा फाउंडेशन। वहां न सिर्फ बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती थी, बल्कि उन्हें खेल, कला, संगीत और विज्ञान में भी प्रशिक्षित किया जाता था। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये बच्चों के समग्र विकास का केंद्र बन गया था। करण ने अपनी पढ़ाई पूरी की और राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में आशा फाउंडेशन का प्रबंधन संभाला। उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा गरीबी या संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। आशा फाउंडेशन की शाखाएं अब पूरे देश में फैल चुकी थी और करण सिर्फ एक सफल उद्योगपति नहीं था, वो एक दूरदर्शी नेता, एक शिक्षाविद और हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसकी कहानी हर गांव में, हर घर में सुनाई जाती थी। उसकी माँ सावित्री अब भी उसके साथ थी और अपने बेटे की सफलता पर गर्व करती थी। शालिनी, उसकी जीवन संगिनी, हमेशा उसके साथ खड़ी रही। करण की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, चाहे किस्मत कितनी भी बुरी क्यों न हो, अगर हम हिम्मत, ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा और अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो हम न सिर्फ अपनी किस्मत बदल सकते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर और न्यायपूर्ण जगह बना सकते हैं। ये कहानी बताती है कि एक छोटा सा नेक काम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह कहीं न कहीं बड़े अवसरों का रास्ता खोल देता है और एक नन्हा योद्धा भी पूरी दुनिया बदल सकता है। करण की कहानी एक अमर गाथा है,